बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया है, लेकिन इसके ताज़ा इक़दाम के पीछे गद्दारी के साथ साथ एक और वजह भी है। वो वजह आपके सामने रखनी है। और फिर ये कि अमेरिका ने इमरान खान की अपील पर मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। ये भी इमरान खान की एक मायूसी की वजह है। और एक बदतमीज़ और बदतहज़ीब गवार बुढ़िया का जिक्र करना है और उसके कुछ कारनामे भी साथ में आ जाएंगे। और इस गद्दारी के इर्तिकाब के साथ साथ एक मामला और हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई ने यूरोप और अमेरिका में, ख़ास तौर पर यूरोप और बरतानिया में एक मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है कि पाकिस्तानी माल का बाइकाट करो, पाकिस्तानी माल मत ख़रीदो। तो इसका तर्जमा क्या है आप कुछ समझ सकते हैं। कोई पाकिस्तानी माल के बाइकाट का मुतालबा कर सकता है। पीटीआई में इतनी जुर्रत है तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तानी माल के बाइकाट की अपीलें करे। नाज़रीन, ये तो गद्दारी का इर्तिकाब हुआ है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान को अब अंदाज़ा नहीं हो सका, उसका कोई जहन काम नहीं कर रहा कि इस बात का इदारों की तरफ से जो बैकलैश आएगा, पीटीआई उसको सहार नहीं सकेगी, क्योंकि इस मरतबा तो इसने हद कर दी है। अली ज़फ़र ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि हम IMF को एक ख़त लिखेंगे कि वो पाकिस्तान की माली इमदाद बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, जालसाजी की गई है, इंतखाबात में धांधली की गई है, इस तरह की बातें की हैं। अच्छा, अली ज़फ़र को आप जानते हैं, ये किसका बेटा है? नाज़रीन, अक्सर औक़ात ये होता है कि गद्दार का बेटा भी गद्दार होता है। इसका बाप था SM ज़फ़र आजहानी, जो तमाम उम्र पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ रहा। हर डिक्टेटर का इसने साथ दिया और मशवरे दिए कि आइन और जमहूरी हकूक़ को किस तरह को चलना है। और फिर एक शर्मनाक तज़ाद ये है, ये सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी आदमी ने फिर एक किताब भी लिखी जिसमें डिक्टेटर कौन के हवाले से डिक्टेटरशिप की मज़म्मत भी की और इंसानी हकूक़ का वावेला भी किया। तो ये उसी की औलाद है, उसी की संतान है ये अली ज़फ़र। इसकी जगह कोई पाकिस्तानी होता ऐसा आदमी जिसके ज़मीर में एक रमक भर भी पाकिस्तानियत होती, हुब्बुल वतनी होती, तो वो इमरान खान को मशवरा देता कि ये मत करो, बल्कि इमरान खान से ताल्लुक़ तोड़ देता। लेकिन ये बेशर्म आदमी अली ज़फ़र, जिसका नाम है नंगे वतन आदमी, नंगे वतन बाप का नंगे वतन बेटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी तफसील बताता है कि हम क्या करने वाले हैं। नाज़रीन, अगर रियासत की कुछ कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ या उसकी हिकमत अमली के तकाज़े ना होते तो ये दिन आज का ना देखना पड़ता। इसलिए कि जब दो गद्दारों ने, शौकत तरीन नामी गद्दार और तैमूर झगड़ा नामी गद्दार, इन दो गद्दारों ने उस वक्त ऐलान किया था कि हम IMF को ख़त लिखेंगे कि पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए, कर्ज़ा रोक दिया जाए। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, मुझ समेत कई लोगों ने ये मुतालबा किया था कि, बल्कि हमें ये तवक्को थी कि ये चंद रोज़ में ये लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे, उन पर संगीन केसेस चलेंगे और इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। आप तसव्वुर करें कि भारत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, वहाँ अगर कोई अपोजिशन लीडर इस तरह का मुतालबा करे जिससे भारत के बतौर रियासत, बतौर मुल्क मफादात को ख़तरा हो, तो क्या वहाँ इस तरह के लोग अब जेलों से इस तरह आज़ाद फिर रहे होते? यानी वहाँ वतनी मफाद के मामले में हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और फ़ौज सब एक पेज पर होते हैं। कभी ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा कि किसी भारत के दुश्मन को हुकूमत ने गिरफ़्तार किया हो और वहाँ के किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, किसी पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर की हो, उसको रिहा कर दिया हो और ये हुक्म दिया हो कि इसको ता इत्तला सानी गिरफ़्तार न किया जाए, बल्कि इस पर जितने भी मुकदमात हैं इन पर सब की ज़मानत मंजूर हो जाती है। ऐसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तानी में होती हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होती। वहाँ जज मुल्क के वफादार होते हैं, ना कि बैरूनी ताकतों के एजेंडा पूरा करने वालों के सहूलतकार रफ़ीक और दहशत गर्दों को ज़मानतें देने वाले, दहशत गर्दों को पनाहें देने वाले जज दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होते। तो उस वक्त रियासत ने कमज़ोरी दिखाई, या उसकी मजबूरी थी या उसकी हिकमत अमली का मामला था, उसने इनको गिरफ़्तार नहीं किया। अगर ये गिरफ़्तार उस वक्त कर ले होते, उनको सज़ाएँ दी जा चुकी होती,
तो आज ये अली ज़फ़र को इस तरह की गद्दाराना मुल्क दुश्मनी पर मबनी गुफ्तगू करने की ज़रूरत न होती। हम तो शुरू दिन से ही इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ये इमरान खान गद्दार है, इसका ख़ानदान पूरे का पूरा गद्दार है। इसका बाप भी एक नंबर का करप्ट था, इसका जो चचा या मामू था वो जनरल बरकी, वो एक नंबर का करप्ट था। और उस वक्त करप्ट था जब पाकिस्तान में करप्शन बराए नाम थी। उस वक्त इस मलून आदमी ने बेपनाह जायदादों पर कब्जे किए, अलाटमेंटें कराई गैर कानूनी, और कब्जे भी किए। ये पहला कब्जा ग्रुप था पाकिस्तान का। ये वो जो बरकी नाम का जनरल था, मर गया मरदूद। तो खैर ये पूरा ख़ानदान ही गद्दारों का है और इमरान खान की रग रग में गद्दारी भरी हुई है। और फिर जब से इसको गोल्ड स्मिथ फैमिली ने ब्रेन वाश किया, ये अरसा दराज तक उनके साथ रहा वहाँ लंदन में, तो ब्रेन वाश करके इसके अंदर यहूदियत को इंजेक्ट किया इन लोगों ने। और उसके बाद ये यहूदियों का जो एक फर्जंदे यहूद है, ये उसके बाद से पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जहरीला हो गया है। अब पीटीआई वाले इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं कि देखो इमरान खान ने एक और कार्ड खेल दिया। अब ये नहीं जानते कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि IMF पाकिस्तान का इस मरतबा कर्ज़ा नहीं देती तो ये माजी के हालात से बहुत मुख्तलिफ है। माजी में अगर IMF कर्ज़ा रोकती तो हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अब अगर IMF कर्ज़ा रोकती है तो हमें माली मुश्किलात नहीं, बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात, और आवाम के लिए एक किस्म का ये डेथ लेटर होगा। किस तरह? इसलिए कि आप ये देखें कि जैसे ही पाकिस्तान को दिवालिया होने का ऐलान किया जाएगा, वैसे ही उसी लम्हे डॉलर की कीमत बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी और गोया कि हर चीज़ की कीमत पहले ही मरहले में 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना से मुराद ये है कि जो चीज़ आप 100 रुपये किलो ख़रीदते हैं वो 300-350 रुपये किलो हो जाएगी। जो चीज़ आप 1000 रुपये किलो ख़रीदते हैं वो 3-3,500 रुपये किलो हो जाएगी। और ये पहले दिन का माजरा। उसके बाद जो होना है वो मैंने कल भी बताया था कि फिर आपने जितना आटा लेना होगा उतने ही वज़न के करेंसी नोट आपको लेकर जाना पड़ेंगे, तब उतना आटा मिलेगा। और ये सूरत हाल पाकिस्तान में दिवालिया होने की। इसमें PTI के जो वोटर है, जो ये कहते हैं कि हमारे इतने वोटर हैं, 3 करोड़ वोटर हैं हमारे, खैर है तो ये गप, लेकिन वो 3 करोड़ वोटर भी इसी जद में आएंगे। अगरचे इम्कान इस बात का नहीं है कि इमरान खान की बात मान ली जाएगी। IMF ने पिछली मरतबा भी इनके अंदेशे नज़रअंदाज कर दिए थे। और एक बुनियादी बात है, IMF के कर्जे इस तरह के हालात से मशरूत नहीं होते, वो होते हैं इस सियासी इस्तेकाम के हवाले से। और हुकूमत और इदारे सियासी इस्तेकाम की मंजिल बड़ी हद तक अबूर कर चुके हैं, मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी अबतरी नहीं है और इमरान खान ने सियासी अबतरी फैलाने की जितनी भी कोशिशें की हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। और ये जो मैंने कहा था ना कि गद्दारी के साथ साथ दूसरा इशू भी है, वो दूसरा इशू ये है कि इमरान खान ने हालिया दिनों में अबतरी फैलाने के लिए 4-5 इक़दामात किए और सारे के सारे बुरी तरह नाकाम हुए। मसलन पहला इक़दाम तो वो था जिसमें इसने 16 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी और हदायत की थी कि आपने फ़ौजी तनसीबात की तरफ नहीं जाना, लेकिन सिविल इलाकों में आपने ऊधम मचा देना है। ऊधम से मुराद ज़रूरी नहीं कि हर जगह इन्होंने आग लगानी थी, लेकिन ये है कि कारोबारी ज़िंदगी मफलूज कर देना था, सड़कें बंद कर देनी थी, हर जगह लाखों के मजमे, इसका ये ख्याल था। और लेकिन 16 फरवरी को ये अटरली फ्लॉप हुआ और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लोग नहीं निकले। 15-20 शहरों में अलामती किस्म के मुजाहरे हुए, सिवाय इस्लामाबाद के और पेशावर के कहीं भी मुजाहरीन की तादाद 800-900 से ज़्यादा नहीं थी। इन 2 शहरों में 1000, 800, 900 इतने लोग थे इन दोनों शहरों में। बाकी हर जगह दर्जनों के हिसाब से निकले। और फिर ये कहेंगे कि जनाब असल में पुलिस का डर है, तो फिर जनाब इसका मतलब ये है कि आप ने जो एक इनको तलकीन की है 1.5 साल से मुसलसल तलकीन के ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो, निकल आओ, जानों की कुर्बानियाँ दे दो, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इतनी जुर्रत रखने वाले लोग नहीं हैं जो पुलिस की गिरफ्तारी से न डरें और सड़कों पर आ जाएंगे। जबकि पाकिस्तान की बाकी हर जमात जब यौम एहतजाज करती है, कोई एहतजाजी मुजाहरा करती है, तो वो पुलिस का डर जहन से निकाल देती है। और वाहद जमात जिसको पुलिस का डर होता है वो ये है। और फिर दूसरा इक़दाम इन्होंने वो कमिश्नर पिंडी वाला किया, वो उसी दिन ड्रामा फलाक हो गया। अब तो उसका खैर अपना दूसरा बयान भी आ गया है कि मुझे PTI ने जो उकसाया था, ये सारा प्लान PTI का था। उसने PTI के लीडर का नाम लिया।
जो खबर जारी हुई है उसमें उस लीडर का नाम नहीं है, लेकिन पता है बहुत सारे लोगों को कि वो कौन सा लीडर था। ये शामत तो कम है, ये जो इन्होंने गद्दारी का एक इर्तिकाब किया है उसके अब असरात होने हैं पीटीआई पर। पीटीआई उनको अब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब पीटीआई के साथ वो कुछ होने वाला है, और सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं, इसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं जिनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो होने वाला है वो भी इनको अंदाज़ा नहीं है। अब पहले की तरह नहीं होगा कि समझा बुझाकर छोड़ दिया जाएगा। अब इनके साथ कुछ ज़्यादा होने वाला है, और अब इस फितने का सर कुचल देने का फैसला कर लिया गया। अब तक इस फितने को काबू में रखने का फैसला किया गया था, अब इसको कुचल देने का फैसला किया गया है। और कुचल देने से मुराद ये नहीं है कि पूरी पीटीआई को रगड़ दिया जाएगा, बल्कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं टारगेटेड कार्रवाई होगी। ये नहीं होगा कि कराची से चित्राल तक एक क्रैकडाउन होगा और पकड़ लो, मार दो, जेलों में डाल दो, बंद कर दो, नातगा बंद कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन टारगेटेड कार्रवाइयाँ होंगी, और ये कार्रवाइयाँ इस मरतबा पहले से ज़्यादा सख्त होंगी। और इन्होंने ये जो पाकिस्तान के माल का बाइकाट करने का कहा है, तो इस पर भी अमल नहीं होगा। पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत इस अपील को मुस्तरद कर देगी, और फिर यह है कि यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तानी माल सारे का सारा पाकिस्तानी कम्युनिटी तो नहीं खरीदती, पाकिस्तान के माल के खरीदार दूसरे लोग भी होते हैं, और बहुत कम पाकिस्तानी इस अपील पर लब्बैक कहेंगे। आपने ये तो नोट कर लिया होगा कि इनकी अपील पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से जो पहले डोनेशंस आते थे वो अरबों रुपए में होते थे, वो सुकड़ कर अब करोड़ों रुपए में रह गए हैं। यानी पहले ही इनकी काल जो है वो माली मामलात में भी गैर मुअस्सर होती जा रही है, और दिन ब दिन इसके गैर मुअस्सर होने में इजाफा होता जा रहा है। पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि पहले पीटीआई की अपील पर या जब भी ये कोई इस तरह का फंक्शन करता था, फंड रेजिंग वाला फंक्शन, तो उसमें अरबों रुपए आ जाते थे, अब करोड़ों रुपए आते हैं। तो इसकी अपील गैर मुअस्सर होगी। IMF का कर्जा भी मुअख्खर नहीं होगा, क्योंकि कर्जा के लिए गारंटियाँ चाहिए, गारंटियाँ इनको मिल गई हैं। सियासी इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम मौजूद है। यूट्यूब पर और ट्विटर पर बकवासबाजी से, प्रोपेगेंडा करने से, जहर बकने से, गालियाँ देने से सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होता। सियासी अदम इस्तेकाम की जो अलामात होती हैं उनमें से कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है धांधली के इल्ज़ामात। अब आप धांधली के इल्ज़ामात पर आ जाइए। मैं आपको मुख्तसर समअप करता हूँ कि बलूचिस्तान में धांधली पर एहतजाज बहुत ज़्यादा है कौम परस्त जमातों का। सिंध में एहतजाज बहुत महदूद है। कराची में जमात इस्लामी को शिकवा है 6 सीटों पर या 7 सीटों पर धांधली का, और अंदरून सिंध GDA को शिकवा है 3-4 सीटों पर। पंजाब और पख्तूनख्वा में कहाँ एहतजाज हो रहा है धांधली के ख़िलाफ़? कोई बड़ा मुजाहरा, कोई हंगामा, कोई हड़ताल, कोई घेराव, कोई जलाओ, कोई धमकियाँ, कोई फंक्शन, प्रोटेस्ट, जुलूस, जलसे, कुछ हो रहा है? कुछ आपको नज़र आ रहा है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और सिर्फ सोशल मीडिया, और सिर्फ टीवी पर टॉक शो, और सिर्फ व्लॉग। यानी प्रोपेगेंडे के महाज पर, इंफॉर्मेशन के महाज पर एक जंग पीटीआई लड़ रही है, और इसके पीछे मलक रियाज का बेपनाह पैसा है, जिसने एक सबसे बड़े मीडिया ग्रुप को भी भारी माल लगाया, और उस मीडिया ग्रुप के 3-4 बड़े अफराद को भी भारी माल लगाया है। तो क्या टीवी और ट्विटर और यूट्यूब पर बैठकर एक शोला फशानी करने से मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा हुआ? और मेरी तो वो थ्योरी सही साबित निकली कि सोशल मीडिया पर आप एक नफसियाती तूफ़ान तो बर्पा कर सकते हैं, ज़मीन पर कोई तूफ़ान बर्पा नहीं कर सकते। वो और सही साबित हुआ। सोशल मीडिया ने जितना मर्जी जोर लगाया, नताइज वही आए। जो पहले आने थे, जो इसके बगैर भी आने थे, वही आए। सोशल मीडिया आवाम की राय को तब्दील नहीं करता। सोशल मीडिया हाँ इश्तियाल पैदा करता है, और वो इश्तियाल भी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही निकल जाता है। यानी एक ने गाली दी तो दूसरे ने जवाब में गाली दे दी, और बाकी जो पब्लिक का मसला है उसको जो मुश्तल करने का काम होता है वो दरअसल जलसाए आम में होता है। अगर लीडर जलसे में ऐसी तकरीरें करे जिनसे लोगों में इश्तियाल पैदा हो तो वो होता है। और जैसा कि इमरान खान ने जलसों में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके गंदी ख़वातीन को लाकर फ़ज़ा बनाई, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग जगह जगह पर जहां उन्हें मौका मिलता है किसी अकेले दुकेले को घेर कर गालियां बकते हैं। अब फौज का रिएक्शन आना है। इनको ये पीटीआई वालों को अंदाज़ा नहीं है
कि वो जब भी ऐसा इकदाम करते हैं तो फ़ौज को पहले से ज़्यादा मुत्तहद कर देते हैं, पहले से ज़्यादा। वैसे भी फ़ौज मुत्तहद तो है इन दिनों। इसमें वो जो इख्तलाफ राय था बाजवा के ज़माने में, जो डिवीज़न पैदा हो गई थी, उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया, बड़ी हद तक से भी ज़्यादा काबू पा लिया गया। तो इस तरह के इकदाम जो हैं वो फ़ौज को मुत्तहद करने में मज़ीद किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अगर IMF का फ़ंड रुकता है, एक तो ये गद्दारी है जिसको ज़ाहिर है कोई भी फ़ौज का अफसर, जूनियर सीनियर कोई भी बर्दाश्त कबूल नहीं कर सकता, और दूसरी ये है कि इसके नतीजे में न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की तबाही होगी बल्कि फ़ौज का इदारा भी तबाह हो जाएगा। फ़ौज का इदारा मालियात से चलता है, अगर मालियात नहीं है तो फ़ौज कैसे चलेगी। फ़ौज की मालियात सिर्फ तनख्वाहों पर ही महदूद नहीं होती, फ़ौज का पूरा सिस्टम ही एक एक चीज़ उसकी बड़े फंड का तकाजा करती है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो उनकी मेंटेनेंस हो, चाहे वो उनकी मोबिलिटी हो, चाहे कुछ भी, जितने भी मामलात हैं। तो ये PTI वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो इदारों के अंदर अपने लिए मौजूद मनफी जज्बात को शदीद तर कर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने इनकार किया है। इन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करो, इन्हीं अल्फाज में, मुदाखलत करो के अल्फाज के साथ ये कहा था कि अमेरिका मुदाखलत करे और हमें हुकूमत में लाए, हमारी सीटों की तादाद बढ़ाए, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो अमेरिका ने 2 बयानात दिए हैं, एक के बाद दीगरे, एक परसों दिया था, एक कल दिया था। उन बयानात में ये कहा गया है, खुलासा उन बयानात का ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी पाकिस्तान का दाखिली मसला है, और दूसरी बात ये कही कि जो धांधली की शिकायत सामने आई हैं तो इन पर ये तो पाकिस्तानी हुकूमत का काम है कि वो अपने क़वानीन के तहत कार्रवाई करे, ना कि, यानी उन्होंने ये फ़िक्रा नहीं कहा इसका, लेकिन मतलब यही निकलता है कि किसी बैरूनी क़ुव्वत के आर्डर पर नहीं, अपने क़वानीन के तहत वो कार्रवाई कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और वो तो हर दुनिया भर में यही असूल है कि अगर इल्ज़ाम लगता है उस पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, तो उसके सिलसिले में अपने मुल्क ही के कानून को हरकत में लाया जाता है। तो अमेरिका ने ये मुतालबा 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। तो अब कोई इनसे पूछे, कोई इस बात पर TV पर प्रोग्राम करे, जो कि वो नहीं करेगा, कि PTI ने तो ये कहा था कि हमने तो गैर मुल्की साजिश पर से पर्दा उठाया था साइफर केस में, और हम किसी गैर मुल्क को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे। तो अब वही PTI अमेरिका से ये मुतालबा कर रही है कि वो मुदाखलत करे पाकिस्तान के अमूर में, पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले और मुदाखलत करे, वही PTI मुतालबा कर रही है। तो अब TV पर साइफर केस में इमरान खान के साथ हमदर्दियाँ करने वाले एंकर पर्सन क्यों चुप हैं, वो क्यों ऐसा प्रोग्राम नहीं करते कि कोई पार्टी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दूसरी ताकतों को मुदाखलत की जो दावत देती है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या राय देनी चाहिए, कोई इस पर प्रोग्राम करने वाला नहीं। वैसे मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में बहुत मरतबा बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से धांधलियाँ हुई हैं। 1918 का तजर्बा आप देख लें कि बदतरीन तजर्बा था, जब वो एक सिस्टम बिठाकर इमरान खान को जितवाया गया। तो क्या मुस्लिम लीग ने या किसी और पार्टी ने अमेरिका को ख़त लिखा कि वह मुदाखलत करे, या IMF से ये मुतालबा किया कि वह पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर दे? एक भी मिसाल बता दें। किसी ने ऐसा मुतालबा करना तो बड़ी दूर की बात है, ये धमकी तक नहीं दी, इस बात का इशारा तक नहीं दिया कि गैर ममालिक को या IMF को पाकिस्तान का कर्जा रोक देना चाहिए, नहीं हुआ। इसलिए कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ मुहब्ब वतन हैं, चाहे वो कौमी पार्टियाँ हों, चाहे वो कौम परस्त इलाकाई पार्टियाँ हों, उनमें कोई भी गैर मुहब्ब वतन नहीं है, सब मुहब्ब वतन है। चाहे उनके नारे इस्लामी हों, चाहे उनके नारे कौमियती हों, चाहे वो सेकुलर या लिबरल होने की बातें करते हो, पाकिस्तान से मोहब्बत में सब बराबर हैं। कोई भी पार्टी गद्दार नहीं है, किसी भी पार्टी ने, जिसको पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, लेकिन उसने तो भुट्टो की फांसी पर भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुतालबा नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून के साथ 1918 में जो हुआ वो जमहूरी मुल्कों की तारीख में एक नाकाबिल फरामोश किस्म का काबिल मजम्मत और शर्मनाक वाक़या था। किसी लीगी लीडर ने या लीग के हामी किसी दानश्वर ने गैर मुल्की मुदाखलत का मुतालबा नहीं किया था। तो ये अब इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो उनका साथ दे रहे हैं। अब ये जो PTI पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुकी है, इसमें इसकी इत्तेहादी पार्टी जो है वहदतुल मुस्लिमीन, वो तो पहले दिन से शामिल है, क्योंकि वहदतुल मुस्लिमीन का बड़ा पुराना एजेंडा है कि गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान से काट कर
भारत के हवाले किया जाए। और ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। ये पार्टी के लीडर तो ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन इनके जो गिलगित में जलसे जुलूस होते रहे हैं उनमें ये नारा लगता रहा है और ये धमकी दी जाती रही है कि भारत का बॉर्डर खोल दो, हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ चले जाने से मुराद ये है कि वहाँ जाकर गिलगित बल्तिस्तान की जिला वतन हुकूमत कायम करेंगे और फिर भारतीय दस्तों और टैंकों पर बैठ कर आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं है मजलिस इबादत में, लेकिन धमकियाँ तो वो दे रही है और ये पार्टी इसका साथ देगी। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी इस मामले में PTI का साथ देती है या नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो PTI का एजेंडा पूरा करने में बहुत आगे तक निकल चुके हैं और उन पर शूरा की तरफ से जो इशारतन एक हल्की सी सरजनिश की गई थी 4-5 दिन पहले, उसका उन्होंने असर नहीं लिया और वो बदस्तूर PTI का उनके जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं वो PTI के एजेंडा पूरा करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, एक इसी गैर मुल्की बाइकाट के हवाले से शानदाना गुलजार का BBC को इंटरव्यू है। वो बेसिकली था तो धांधलियों के बारे में। उसने एतराफ़ किया कि हमारे पास सबूत कोई नहीं है धांधली का। इन अल्फाज में उसने एतराफ़ किया कि हम तो एक पेशकश करते हैं कि अगर ये हुकूमत, इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे जो RO वगैरह हजरात हैं, ये बैठ कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि कुरान पर हम कसम खाते हैं कि हमने धांधली नहीं की, तो हम धांधली का इल्ज़ाम वापस ले लेंगे। अगर इनके पास सबूत होते, वो जो 45 के फार्म है जो जाली साबित हुए हैं हर जगह, तो फिर वो उनको ये कुरान पर कसम वाली पेशकश करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन इसी गद्दारी के हवाले से मैंने ये बात की कि शानदाना गुलजार ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम पर बड़ी ज़्यादती हो रही है, फिर भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, फिर भी हम चाहते हैं, वरना यानी कि हम ये भी चाह सकते थे कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, बर्बाद हो जाए। बड़ा एहसान किया उन्होंने पाकिस्तान पर। और ये शानदाना गुलजार वही औरत है जिसने कहा था, वीडियो क्लिप मौजूद हैं इंटरनेट पर, YouTube पर, हर जगह, ट्विटर पर मौजूद है, जब इसने ये कहा कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये है वो शानदाना गुलजार। भारत में ऐसा फिक्रा कहने वाला सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन पाकिस्तान में इस औरत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी वक्त ज़मानत ले ली। तो ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जहाँ के जज जो हैं वो रियासत के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ अब मैं जिक्र वो करूँ एक बदतमीज़ औरत का। वो बदतमीज़ औरत, वो गवार और बदतहजीब औरत कुछ और नहीं, इमरान खान की बहन है। ये इमरान खान इनका न्याजी का पूरा ख़ानदान अखलाकी तौर पर दिवालिया है, ये बात हर आदमी जानता है। और PTI के हामी इसीलिए इमरान खान के हामी है कि इमरान खान का ख़ानदान पूरे का पूरा अखलाकियात से आरी है। इससे एक रिपोर्टर ने पूछा, नौजवान रिपोर्टर था, बच्चा था, लेकिन उसने कोई बचगाना बात नहीं की। उसने कहा कि आप अमेरिका से मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका के को ये जवाब दिया था। आप ये कहती हैं कि यानी आपकी पार्टी ये कहती है कि हमने ये कहा था। उसने ये सवाल किया और वो अलीमा खान जो थी वो जनाब वापस से बाहर हो गई और उसको जो सुनाई उसको, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, कहाँ से आ जाते हो माइक पकड़ कर। ये जवाब था उस औरत का, इस बदतमीज़, बदतहजीब, मगरूर, मुतकब्बर और गवार औरत का, जिसके जिस्म पर मौजूद कपड़ों का एक एक धागा करप्शन की कमाई से तैयार किया गया है। ये करप्शन कर करके इसने अमेरिका और अमारात में अरबों रुपए की जायदादें कमाई हैं। और वो साकिब निसार को कहा कि जनाब ये तो मैंने सिलाई मशीनें चला चला कर आमदनी कमाई है। बल्कि एक कालम नवीस ने तो लिखा भी कि अलीमा खान ने जितनी भी कमाई की है वो सिलाई मशीन चला कर की है, उसकी फेवर में लिखा। तो इस तरह की बदतमीज़, गवार, बदतहजीब औरत इस तरह के अखलाक का मुजाहरा करती है तो इस पर वो लोग विलाग कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं कि बड़ी वाहियात औरत है, बड़ी गंदी औरत है। तो बात यह है कि तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि किसको नहीं पता है कि ये किस कबील के, किस कमाश के और किस हद तक अखलाकियात की रमक से भी महरूम घराना है। ये माशाल्लाह पूरे का पूरा घराना जो है वो चंदे आफ्ताब और चंदे महताब है। हाँ, वो बात मैं बीच में वो थोड़ी सी रह गई कि इसकी मायूसी का एक तो वो यौम एहतजाज फलाप हुआ, फिर वो कमिश्नर का ड्रामा फलाप हुआ, फिर एक तीसरा ड्रामा किया, वो क्या कहते हैं उसको कि जनाब ये तो जालसाजी की जा रही है और लक्ष्मी चौक के प्रेस में नवाज शरीफ के हक में बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, वो भी उसी टाइम, बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो फलाप हो गया, सारे मंसूबे फलाप हो गए। और सबसे बड़ा सदमा इनको जो देखना पड़ा वो ये है कि पंजाब के साबिक डिप्टी स्पीकर ने एक
बयान रिकॉर्ड करा दिया 164 के तहत, जिसकी सारी तफसील आप सुन चुके हैं, जिसमें उसने कहा कि ये 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान था और बुशरा बीबी थी, और ये जो लॉन्ग मार्च इसने किया था उसका मकसद भी ये था कि बाजवा को दबाव में लाकर आसिम मुनीर की तकर्री रुकवाई जा सके। वो अलग बात है कि अब उस वक्त बाजवा ऐसी पोजीशन में रहा ही नहीं था कि वो तकर्री रोक सकता, मामलात बहुत आगे बढ़ गए थे। तो आसिम मुनीर की तकर्री रुकवाने के लिए इमरान खान ने हमसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेकर आओ और ये दबाव डालो और जुलूस निकालो। इस्लामाबाद पहुँचे, पिंडी जाने की इनको ज़रूरत ही नहीं हुई। तो ये जो बयान है ये इतना ख़तरनाक है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए गए जो अब तक के सबसे ख़तरनाक बयानात हैं उनमें से एक शामिल है, जिसके बाद इमरान खान को अब क्लियर हो गया, बल्कि उसको क्लियर कर दिया गया कि मियाँ अब थोड़े ही दिनों तक 9 मई की बहुत बड़ी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। और अब इस सज़ा में ये जो ताज़ा गद्दारी की है इसका तड़का भी लगेगा। तो ये सारी मायूसियाँ और दूसरी मायूसियाँ, वो सारी मायूसियाँ मिलकर इसके ज़हनी तवाज़न को उन्होंने दरम बरम कर दिया, और मायूसी के आलम में उसने ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को धमकाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम बना दी जाएगी। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।